डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक करंट कैरिंग लूप जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ बी मैग्नीट्यूड की पास ऑन हो रही है, उस पर लगने वाले टार्क का स्टडी करेंगे। अब शुरुआती पोजीशन हम मानते हैं कि टार्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्थ साउथ पोल से अलाइन होकर रखी हुई है, तो उस कंडीशन में इस पर लगने वाले फोर्स और उसके कारण प्रोड्यूस हुए टार्क की स्टडी हम करते हैं। तो इस लूप को हम क्या मान सकते हैं कि ये चार कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बीसी कंडक्टर, ए बी कंडक्टर, ए डी कंडक्टर, सी डी कंडक्टर, और चारों में करंट पास हो रही है। चारों में क्या हो रही है? करंट पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, चारों कंडक्टर्स में इंडिविजुअल लॉरेंज फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये ए बी कंडक्टर को लेते हैं। दिस इज योर ए बी कंडक्टर। इस पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स निकालते हैं। तो ध्यान दें, लॉरेंज फोर्स होगा F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे एल जो है इसकी लेंथ है, लेंथ फैक्टर है जो आई के अलॉन्ग है, और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यदि ए बी की बात करें तो लेंथ की वैल्यू ए है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, और ये हो गया लेंथ वेक्टर ए, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्या है? एक्स वाई प्लेन, जो कि इस स्क्रीन का प्लेन है, उसी प्लेन में दोनों वेक्टर पड़ रहे हैं। आप यहाँ से फिगर से देख सकते हो, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये फील्ड जा रही है, और इस मैग्नेट के अलाइन ये कंडक्टर ए बी है। तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा 90 साइन 91 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई ए बी के बराबर है जाएगी। ठीक है, अब हम BC की बात करें, इस वाले और इस वाले कंडक्टर की बात करें, तो यहाँ पर देखें तो लेंथ वेक्टर मीन्स ये बी वेक्टर, ये दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अलाइंड है, इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल है। इस कंडीशन में जो थीटा एंगल होगा बी, और ये मीन्स दिस इज बी वेक्टर and this is small v vector, means length vector, either this side or this side as per the direction of current। तो थीटा 0 होगा या 180 होगा, इसकी वजह से इन दोनों पार्ट्स पे लगने वाला फोर्स जो है वो मीन्स एफ बी सी इज इक्वल टू एफ ए डी इज इक्वल टू 0। और ये वाला कौन सा था? एफ ए बी था। ठीक है, एफ ए बी। यदि इसके डायरेक्शन की बात करें तो ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर कहाँ है? यदि ए वेक्टर ध्यान देंगे तो करंट डायरेक्शन ये है। बी वेक्टर कहाँ है? बी वेक्टर ये है। तो अपने राइट हैंड से जब हम स्क्रू डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, और तो ये तो एक्स वाई प्लेन में है, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये इस स्क्रीन के प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, मीन्स ये दोनों से 90 डिग्री बनाता हुआ परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ। किसका? एफ है बी का डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन, ये स्क्रीन का प्लेन एक्स वाई है, दिस इज एक्स एंड वाई स्क्रीन का प्लेन है, तो फोर्स का जेड प्लेन होगा जो कि परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। तो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, जो कि स्क्रीन का प्लेन, मीन्स क्या हो गया? जेड प्लस जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ये दिस पार्ट सी डी पर। तो सी डी एफ सी डी जो होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, वहां पर भी आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, और वैल्यू क्या आ जाएगी? आई एल की जगह ए क्रॉस बी, वैल्यू हो जाएगी आई ए बी। यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल पे हैं दोनों, बट यहाँ पर ध्यान दें तो ए वेक्टर नीचे की तरफ है और बी वेक्टर इधर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। करंट नीचे के डायरेक्शन में है, ये करंट नीचे डायरेक्शन में है, तो ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा।
अब हमें यदि अपने राइट हैंड से स्क्रू डायरेक्शन में फ्रॉम ए टू बी मूव करें, क्या हो जाएगा, ये फोर्स आएगा जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स फ्रॉम दिस स्क्रीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन बट माइनस जेड एक्स। ठीक है। अब यदि हम इसका फ्रंट व्यू यहाँ से खड़े होके, इस जगह से खड़े होके सामने से व्यू देखें, तो कैसा व्यू आएगा हमको, ये पोल्स दिखेंगे ऐसे, नॉर्थ साउथ फील्ड ऐसे जा रही होगी, और ये स्क्रीन सिर्फ लूप का ये हिस्सा दिखेगा हमको, ए डी। इसके जस्ट पीछे बीसी होगा अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ डीसी और ए बी लाइन एक्सटेंडेड होगी, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इस वाले पार्ट पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो मैंने सामने से ऐसे दिखाया है, और इस वाले पार्ट पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो ऐसे लग रहा होगा। एडी की जो डिस्टेंस है वो बी डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू देखेंगे तो आई ए बी, और फोर्स की वैल्यू देखेंगे सेम, तो एक कपुल ऑफ फोर्स बना रहा है, एफ एफ मान लीजिए, तो कपुल ऑफ फोर्स, ठीक है, और इक्वल फोर्सेस हैं, तो इनके द्वारा जो टार्क निकालना है, यदि हमको इसके द्वारा टार्क को इफेक्ट करना है, तो टार्क क्या हो जाएगा, कोई एक सिंगल फोर्स ले लें और मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बी है, लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू रखते हैं, तो एफ इंटू बी हो जाएगी, पहले तो ये समझ में आ गया। अब एफ की वैल्यू आई ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, थोड़ा रीअरेंज करें तो आई ए बी एंड बी। दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ द लूप, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एरिया ऑफ द लूप। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आई ए कैपिटल, एरिया ऑफ द लूप को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल से, आई ए बी। तो दिस इज द इनिशियल टार्क एक्टिंग ओवर द loop, initial torque acting over loop, this is like that, correct। अब हम सिचुएशन ये लेते हैं कि इसके इस टार्क इफेक्ट से क्या होगा, इस टार्क इफेक्ट से दिस लूप विल ट्राई टू रोटेट क्लॉकवाइज, तो ये मूव रोटेट होना शुरू होगा। अब किसी जनरल पॉइंट पे सपोज लूप ऐसे दिया, लूप क्या हो जाता है, ऐसे दिया जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो, ये इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई मैथमेटिक्स का जो एरिया होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो मैथमेटिक्स का एरिया कितना होता है, ए बी, और हमको ये समझ में आता है कि एरिया का मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है। बट फिजिक्स के हिसाब से यदि इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो एरिया की वैल्यू तो यही रहेगी, मैग्नीट्यूड तो ही रहेगा, लेकिन उसका वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, इसका इस एरिया का डायरेक्शन क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ रेक्टेंगल। तो हियर आल्सो यदि लूप का प्लेन ये है, तो एरिया वेक्टर क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि इनिशियल टार्क की वजह से किसी समय हॉरिजॉन्टल से ये थीटा डिग्री एंगल घूम गया, थीटा डिग्री एंगल जो है ये घूम चुका है लूप। अभी भी मैं फ्रंट व्यू से ही देख रहा हूँ सामने की तरफ से, तो यदि सेम जो आर्गुमेंट मैंने पीछे किया, यदि उस हिसाब से देखें, तो ये एफ फोर्स यहाँ लग रहा होगा, एफ फोर्स यहाँ लग रहा हो, फोर्स में चेंज मीन्स ए बी पोर्शन पर वही फोर्स लग रहा है, और सी डी पोर्शन पे वही फोर्स लग रहा है, क्योंकि क्योंकि करंट जो है वो भी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अभी भी 90 डिग्री, भाई करंट तो ऐसे ही बह रही, ठीक है, बस ये एक हिस्सा नीचे हो गया, एक हिस्सा ऊपर हो गया है, और उसके परपेंडिकुलर ये बी है, तो फोर्स तो वही लगेगा, और वैल्यू क्या होगी, आई ए बी एंड हियर आल्सो आई ए बी। बट फर्क क्या होगा, फर्क ये हो गया कि अब यदि मैं बात करूं इन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो वो कम हो गया है। पहले क्या था, ये बी पूरा बी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया यहाँ, बट अब क्या है, ये टिल्ट होने की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया है, करेक्ट। तो मैंने थीटा डिग्री एंगल इसको माना है, थीटा डिग्री एंगल इसको
माना है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो क्या निकालेंगे, ये देखें, दिस पार्ट, इसका ये प्रोजेक्शन ले लें, यहाँ से था दिस पार्ट, और इसका डबल कर दूंगा, तो दिस इज v/2 एंड दिस इज v/2 cos थीटा। उस थीटा के एंगल में प्रोजेक्शन लो v/2 का, v/2 cos थीटा, और दिस मच मोर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा v cos ऑफ थीटा, v cos ऑफ थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, यदि मैं टार्क, न्यू टार्क की यदि वैल्यू कंसीडर करूं, तो फोर्स तो वही रहेगा IAB इंटू v cos ऑफ थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी IAB को एक साथ एकुमुलेट कर लेते हैं, और ये दिस इज कैपिटल B, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और कॉस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जानबूझ के मैंने लिखा है। क्यों लिखा है मैंने, एक्चुअली मैं अब ये देखने वाला हूं कि बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ देखें, ये थीटा डिग्री एंगल घूम चुका है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है, 90 प्लस थीटा है कि नहीं, ठीक है, 90 प्लस थीटा है। तो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है 90 प्लस थीटा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, IAB साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, बाकी इधर लिखता हूँ। तो यदि ये ध्यान से देखें तो ये क्या है, दिस इज टार्क इज इक्वल टू IA क्रॉस B, मीन्स A क्रॉस B का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B प्लस इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। यही चीज मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दी। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द टार्क एक्टिंग ओवर द करंट कैरिंग कॉइल रोटेटिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टार्क इज नॉट कांस्टेंट। शुरुआत में टार्क मैक्सिमम था, बट धीरे धीरे ये एक साइन के कारण अब एक से कम हो जाएगी साइन की वैल्यू, तो टार्क कम होता जाएगा। और जैसे ही ये सिचुएशन ऐसी आ जाएगी लाइक दैट, ये पोल्स हैं और ये कॉइल ऐसे खड़ी हो जाएगी इस तरीके से रोटेट होते हुए, इस पर टार्क उस समय क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम, तो शुरुआत में मैक्सिमम और मिनिमम, फाइनल वर्टिकल कंडीशन में, और इन बिटवीन इस फार्मूले से हम टार्क की वैल्यू दे सकते। अब एक चीज और ध्यान दें कि यदि इस कॉइल में n लूप्स हैं, तो ये फार्मूला INA क्रॉस B से रिप्लेस हो जाएगा। INA को हम बोलते हैं, INA की बात करें मीन्स INA, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ द कॉइल। INA इज मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m वेक्टर से, और ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऑफ द कॉइल, करेक्ट। तो ये फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, टार्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, m क्रॉस b। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर टार्क एक्टिंग ओवर द करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये m क्रॉस b यदि हम ध्यान दें तो ये हम नेचुरल बार मैग्नेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जब वो रोटेट करता है इन एक्सटर्नल फील्ड। तो वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जनरल किसी मैग्नेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इन केस ऑफ कॉइल इस मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर की वैल्यू NIA वेक्टर के बराबर होती है। तो जनरल टार्क का फार्मूला हुआ INA क्रॉस। तो मैंने कोशिश की कि इसमें एक करंट कैरिंग लूप का के ऊपर लगने वाले टार्क को बताया जा सके इजीली, और यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे DC मोटर का आगे चल के, जिसको हम आगे के हायर सेक्शंस में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल मेरा टारगेट टार्क तक ही फिक्स था। तो वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।